Hello guys, welcome back to the Vedanta education classes. This is 12th science and we are talking about chemistry. And you see we had started the chapter coordination compounds or coordination chemistry. And last class में हमने Warner's theory तक बात की थी, थोड़ा सा introduction की बात की थी कि coordination compounds और coordinate compound होता क्या है और coordination chemistry क्या होती है. Simply you can say the study of the coordinate compounds, their formations, their bondings, their uses is belonging to the coordination chemistry. Okay, this is not a big deal to just define out the definition of the coordination chemistry. You can see the compounds, coordinate compounds, उनका study को ही हम क्या कहते हैं, coordination chemistry कहते हैं. Okay, so today let us talk about basically with the compound. एक हम सिंगल कंपाउंड का नाम लेंगे, उसके बारे में उसका जनरल फार्मूला क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, सो देखिए, हाउ कैन वी एक्सप्रेस ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड. एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. दिस ठीक है, you can write it like this. ओके, ये देखिए, ये है आपका एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड. तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड मस्ट हैव द स्क्वायर ब्रैकेट्स. कोऑर्डिनेट कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट होगा एंड विद द स्क्वायर ब्रैकेट यू सी देयर आर टू टर्म्स, two letters are been written in the square bracket. One is capital M and one is LN. ठीक है, इसका मतलब क्या है. कैपिटल M is here to denote the central metal ion. This is central metal atom oblique ion. ओके, तो ये क्या है, M क्या है, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन है. ठीक है, देखो होता क्या है और ये क्या काम करता है. देखिए, हमने एक बात कही थी कि भाई कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो होते हैं वो कौन फॉर्म करता है, वो डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेनली फॉर्म करते हैं. अदर देन दिस योर बोरॉन फैमिली कैन आल्सो बी डूइंग दिस. आपका सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम वगैरह है, ये भी ये कर सकते हैं, बट दोज आर एक्सेप्शनली डूइंग दिस. तो हमारे पास मेनली कौन है, डी ब्लॉक के ट्रांजिशन मेटल्स ये काम करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड को फॉर्म करने का. तो ये हमारे पास जो M है, दिस डिनोट्स द मेटल विच इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ठीक है, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोल रहे हैं. आपको पूछे कि क्या होता है ये, तो आप लिख सकते हैं द मेटल विच इज बाइंडेड टू द लिगेंड, विच बाइंड्स टू द लिगेंड. ओके, ये लिगेंड से बाइंड करता है. अब देखो, इसको आप क्या कह सकते हैं, जनरली these are d block transition metals. ठीक है, अच्छा, अब देखो it forms, ये मेटल क्या करता है, it forms कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड. ये क्या बनाएगा, डेटिव बॉन्ड विथ लिगेंड. अब बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए, आपने 11th में पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड कौन सा होता है, जहां पर मेटल क्या करता है, एक्सेप्ट ए लोन पेयर, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है विथ लिगेंड बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर. क्या करता है ये, लोन पेयर को एक्सेप्ट करके ये बॉन्ड बनाता है. अच्छा, अब आप ये सोचिए कि भैया ये बॉन्ड कैसा होता है, डेटिव बॉन्ड कैसा होता है, ऐसे एरो करके तो डिनोट करते हैं ना डेटिव बॉन्ड को, है, आप लोगों ने पढ़ा होगा. अच्छा, अब ये सोचिए कि भैया यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम ने एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करके ये बॉन्ड बनाया है, देन इस मेटल के पास में क्या होना चाहिए, डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी देयर. ठीक है, metal is electron deficit. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, जब भी तो इस लोन पेयर को ये एक्सेप्ट करेगा बच्चों. ठीक है ना, तो मेटल इज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट एंड
एंड, या फिर हम लिख सकते हैं सो, सो ऑल्सो, या फिर हम ये लिख सकते हैं सो इट एक्ट लाइक, कैसे बिहेव करता है, एक्ट लाइक लेविस एसिड। बोलो बच्चों, आपको मालूम है या नहीं है लेविस एसिड? आपने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा लेविस एसिड क्या होते हैं। दोज विच एक्सेप्ट द लोन पेयर वो लेविस एसिड होते हैं, और जो डोनेट करते हैं लोन पेयर को वो कौन होते हैं, लेविस बेसिस होते हैं। सो मेटल इज एक्सेप्टिंग द लोन पेयर एंड फॉर्मिंग ए डेटिव बॉन्ड, उसी को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर है वो कौन होता है, लेविस एसिड होता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है आपको ये बात? ठीक है ना। चलिए, ये तो हुआ आपका सेंट्रल मेटल एटम। अब मैं बात करता हूं इस L की, ठीक है, मैं इस L की बात कर रहा हूं। इट इज नोन एज लिगेंड, ठीक है। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, बाकी पूरा विस्तार से हम आगे लिगेंड का पोर्शन आएगा वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, नोन एज लिगेंड, इसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और इस एल को, लिगेंड कौन होता है, आप ये समझिए कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है एंड एबल टू डोनेट द लोन पेयर। ये क्या करता है, इसको आप डोनेट ना बोल करके शेयर्ड बोलिए। लोन पेयर होता ही क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके अलावा नॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप ये समझिए कि फॉर एन एग्जाम्पल की बात अपन करते हैं, अमोनिया इज द लिगेंड। ये क्या है, इज ए लिगेंड, ठीक है, विच इज इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीसीज while having lone pair and share it to the मेटल एटम। किसको शेयर करता है ये, मेटल एटम। वो जो डेटिव बॉन्ड बोला था ना बच्चों हमने, वैसे अब आप देख सकते हो कैसे है। ये तो हो गया आपका मेटल हो गया, ये हो गया आपका लिगेंड हो गया। देखो लिगेंड एल ही है, बस वो थोड़ा सा क्या होता है, लिगेंड के नाम पे हम थोड़ा सा इसको सुंदर सा बना देते हैं घुमा करके। एंड दिस इज द डेटिव बॉन्ड। ये क्या है, डेटिव बॉन्ड। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो लिगेंड कौन है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीसीज है, वाइल दैट इज ए लोन पेयर हैविंग और लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, या फिर वो क्या हो सकता है, कोई आपका कैटायन हो सकता है जिसमें लोन पेयर हो, या वो क्या हो सकता है, आपका एनायन हो सकता है। तो नेगेटिव चार्ज जिस पे होगा वो भी क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। तो विच इज इलेक्ट्रॉन एक्सेस, और वो लोन पेयर डोनेट करके डेटिव बॉन्ड बनाते हुए क्या है, मेटल से स्ट्राइप जुड़ सकता है, ठीक है ना। और ये n क्या है, दिस इज नंबर ऑफ लिगेंड। समझ में आ रही है बात, दिस इज नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है। अब देखिए आप ये सोचिए कि भैया यहाँ पे जो मेटल था वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा था, और लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास डेफिसिट होगा इलेक्ट्रॉन्स का। एंड इलेक्ट्रॉन डेफिसिट था और लोन पेयर एक्सेप्टर था, उसको हमने लेविस एसिड बोला था। तो ये जो लिगेंड है वो तो लोन पेयर का डोनर हुआ ना बच्चों, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, एलपी डोनर लिगेंड। समझिए लिगेंड क्या है, लोन पेयर का डोनर है। तो लोन पेयर डोनर लिगेंड जो होता है वो कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज लेविस बेस, इजंट इट। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो लोन पेयर का डोनर लिगेंड जो होता है वो कैसे बिहेव करता है, लेविस बेस की तरीके से बिहेव करता है। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों? ठीक है, ये हो गया लिगेंड। अच्छा ये क्या है, देखो ये जो है हमारे पास में एक्स जो है वो क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर या इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर
कौन सा चार्ज है उसको ही हम क्या कहते हैं, उसी को हमने यहाँ पे x से डिनोट किया हुआ है। इट कुड बी वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत सिंपल वर्ड्स में समझना है, आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा, साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इसके अंदर टर्म्स हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है बच्चों? जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, दिस स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें कौन कौन बैठा है? एक तो सेंट्रल एटम होगा, या इसको आप सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोल सकते हैं, और दूसरे क्या होंगे? लिगेंड्स होंगे। लिगेंड्स क्या हो सकते हैं? आप ध्यान देना बच्चों, आपने वर्नर्स थ्योरी में पढ़ा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। सेकेंडरी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही लिगेंड्स का नंबर इस स्क्वायर ब्रैकेट में बैठा रहेगा, विच इज n, ठीक है। वो अपन आगे पढ़ेंगे, उसके अलावा और अपन थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है नंबर ऑफ लिगेंड्स व्हिच डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल। आपके 4 लिगेंड जुड़ने हैं, 5 जुड़ने हैं, 6 जुड़ने हैं। जनरली 4, 5 और 6 वाले एग्जाम्पल ही अपने को इसमें पढ़ने हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन है? ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। देखो द कॉम्प्लेक्स having central atom and ligand in square bracket is known as coordination entity। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है क्या? तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? जो आपने लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम को किस में रखा हुआ है? इस स्क्वायर ब्रैकेट में रखा हुआ है, इसी को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। आपको एग्जाम्पल देकर के पूछ लेगा कि टेल अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सच एंड सच एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल आपको दे देगा और बोलेगा कि भैया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ, फिर उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। देखो मैं मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, एंड डैम इट विल बी करेक्ट फॉर ऑल द वे, ठीक है। देखो 2 टाइप की डेफिनेशंस होती है, दूसरी भी बताऊंगा, और उसमें क्या डिस्क्रिमिनेंसीज है वो भी बताऊंगा, क्या प्रॉब्लम हमें आएगी वो भी बताऊंगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ LP लोन पेयर accepted by the सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम। कहाँ से आ रहे हैं लोन पेयर? ये लिगेंड दे रहा है ना, इसको देखिए इस टाइप से ये डेटिव बॉन्ड बनाते हुए, है ना। तो उसका टोटल नंबर ही क्या है? इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा अब देखो हमने एक चीज और बोली थी बच्चों कि यहां से लिगेंड से कितने लोन पेयर लेना है, 4, 5, 6, वॉट एवर द नंबर ऑफ लोन पेयर is accepted by central atom is depending on secondary valency, उसकी secondary valency पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ही भी इसका क्या है? secondary valency ही है, ठीक है। it is also equal to the secondary valency of metal atom, है ना बच्चों।
कंफ्यूजन में नहीं रहना है। सेकेंडरी वैलेंसी किसने बताई थी? वर्नर थ्योरी के अंदर हमने सेकेंडरी वैलेंसी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? और उसके अंदर हमें क्या पता चला था कि भैया मेटल की दो वैलेंसीज है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, मतलब उसमें से आयोन्स नहीं निकलते हैं, है ना। और वो कैसे सेटिस्फाई हो रही थी? बाय द लोन पेयर फ्रॉम द लिगेंड, लिगेंड से लोन पेयर लेकर के सेटिस्फाई हो रही थी। अब बताओ कि किसी की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो वो कितने लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा? 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो लोन पेयर का नंबर ही तो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। दैट मींस द सेकेंडरी वैलेंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। वो दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। समझ में आ रही है बात? चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। देखिए जो मैंने अभी डेफिनेशन दी उसके बिहाफ पे अपन क्या करते हैं, सिस्टम को समझते हैं। समझिए मैंने लिखा पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिखा है FeCN6, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का। देखो इसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन कौन रहेगा? मेटल और लिगेंड रहेंगे। दिस इज द मेटल आयरन, क्योंकि डी ब्लॉक का है। साइनाइड तो क्या है? एक आयन है, ठीक है। साइनाइड एक आयन हो गया। ये क्या है? लिगेंड है, नेगेटिव है, इसलिए क्या करेगा? लोन पेयर देगा। कितने हैं साइनाइड? 6 है। एक साइनाइड में कितने माइनस होता है? -1। समझ में आ रही है? कितना होता है? -1। ये लिगेंड है और लिगेंड की लिस्ट पढ़नी है अपने को, बहुत लंबी चौड़ी, ठीक है। तो वहां पे आपको और समझ में आ जाएगा। तो एक साइनाइड क्या देता है? ऐसे लिखते हैं उसको, Cn-1 लिखते हैं। तो एक साइनाइड एक लोन पेयर दे देगा, ठीक है। तो 6 साइनाइड है, कितने लोन पेयर जाएंगे आयरन के पास? 6 लोन पेयर्स विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो 6 लोन पेयर कौन लेगा? आयरन लेगा। तो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है, ठीक है। हियर ईच Cn minus ligand gives 1 LP to Fe. So total LP given equals to 6 equals to the coordination number. समझ में आ रही है क्या बात? तो हमें ये मालूम चल गया कि भैया इसमें टोटल लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप ये बोलोगे कि सर क्यों लोन पेयर गिने हम? क्यों लोन पेयर गिने? क्यों नहीं हम इस लिगेंड की संख्या को गिन लेते हैं कि सर यहाँ पे तो 6 लिगेंड बैठे हैं तो 6 ही क्या कर दे? कोऑर्डिनेशन नंबर कर दे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है भैया? 6 ही तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लिगेंड के नंबर के बराबर तो नहीं है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया कोबाल्ट NH3 एंड Cl3। ये आपने उसमें भी देखा था, है ना? किसमें? वर्नर्स थ्योरी में भी देखा था। देखो यहाँ पे क्या है? NH3 भी क्या देता है? एक ही लोन पेयर देता है, NH3, ठीक है। ईच NH3 गिव 1 LP। सो total LP is equals to 6 equals to coordination number, ठीक है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? इसमें भी 6 हो गया, क्योंकि एक NH3 एक लोन पेयर दे रहा है तो 6 NH3 6 लोन पेयर दे देंगे। अब आपके दिमाग में वो बात और भी ज्यादा घर कर गई कि सर यहाँ तो ये वाली मुझे बात लगती है कि जितने लिगेंड लगे हुए हैं उतना ही क्या कर दो? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको इसका डेफिनेशन पता क्या मिलेगा? आपको डेफिनेशन इसका मिलेगा कि द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इनटू मल्टीप्लाई करना है देयर डेंसिटी। देखना बच्चों, देखना, एक में इसकी बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है, लेकिन आप लोग, मार्कर को क्या हो गया, लेकिन आप लोग क्या करें, कोशिश करें कि आप यही वाली जो हमने डेफिनेशन लिखी है इसको यूज करें। देखना इसकी डेफिनेशन में क्या लिखता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज ये स्टार है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। ये है बच्चों क्या दूसरी डेफिनेशन।
ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, लिगेंड का नंबर कितना है 6 इंटू डेंटिसिटी। डेंटिसिटी होता है कि वो कितने लोन पे डोनेट कर सकता है एक बार में, तो एक साइनाइड तो एक ही लोन पे डोनेट कर सकता है, तो 1 इक्वल्स टू 6। वी आर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर इज 6। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ द लिगेंड 6 इंटू एक NH3 क्या कर रहा है, एक लोन पेयर दे रहा है, तो 1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये बात यहाँ पे फिट बैठती है। लेकिन अब जब आप इसमें देखोगे तब भी ये बात फिक्स बैठती है कि भैया टोटल लोन पेयर, यहाँ पे टोटल लोन पेयर हमने कहा कि 6 आ रहे हैं, इसमें 6 आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आप यहाँ पर ये मत देखना कि भाई लिगेंड कितने हैं, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि लिगेंड कितने हैं अगर ऐसा देखोगे तो आपको ये भी डेंसिटी भी देखनी पड़ेगी, तब तो ठीक है। आप लिगेंड का नंबर और डेंसिटी दोनों चेक करके ऐसे जा रहे हैं तब तो ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, टोटल लोन पेयर काउंट कर रहे हैं तो भी ठीक है। लेकिन क्या गलती कर सकते हैं वो मैं बताता हूं आपको। यू कैन बी रॉन्ग लाइक दिस, ये है। अब यहां पे देखो EN क्या है, EN क्या है, एथाइलिन डायमीन। इसका फॉर्मूला देखो कैसा होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH2, यो इसका फॉर्मूला है। देखो एक लोन पेयर यहाँ है और एक लोन पेयर यहाँ है, तो ये अकेला EN जो है कितने लोन पेयर दे रहा है, 2 लोन पेयर। तो देखो ईच EN gives 2 LP, so total LP is 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। समझ में आ गई क्या बात, क्योंकि कितने हैं हमारे पास EN3, एक जना कितने दे रहा है, 2 लोन पेयर, तो 3 2 जा 6। अब आप ये कहते हैं कि सर हम तो क्या करेंगे, लिगेंड का नंबर काउंट कर लेंगे, तो लिगेंड का नंबर तो कितना है 3, कितने लिगेंड है, 3 ही तो हैं। अगर 3 ही लिगेंड है तो आप तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 बता जाओगे ना, रॉन्ग हो जाएगा। तो आप या तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट कीजिए कि कितना दे रहा है उसको, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये लिगेंड कितने देगा अकेला। उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, लिगेंड के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में, तब आपको इसके बारे में मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलो अब आप ये फॉर्मूला भी इस पे लगा सकते हैं कि भैया नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू, और एक लोन पेयर कितने दे सकता है, 2 दे सकता है, अभी लिखा है ना हमने, और वही क्या होती है उसकी डेंसिटी होती है, तो 2 इक्वल्स टू 6, यू कैन फाइंड इट। ओके, समझ में आ रही है क्या बात। तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो बच्चों अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। ओके, देखो ये जो आपके पास में कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, इसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं बच्चों, ध्यान दे लेना इस बात पे। इसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। एक हमारे पास में है कोऑर्डिनेशन आयन, अच्छा छोड़ो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनिक स्फीयर, ये एक नई चीज है। देखिए जरा आयोनिक स्फीयर क्या होता है, लिखते जाना बच्चों, लिखते जाना। मैंने ये बताया है, ये बता दिया है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आयोनिक स्फीयर। देखो आयोनिक स्फीयर क्या होता है। अब आप चलिए प्राइमरी वैलेंसी पे, वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, एक आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है जिसको कौन सेटिस्फाई करता है, कैटायन एंड एनायन सेटिस्फाई करता है। अगर प्राइमरी वैलेंसी पॉजिटिव है सेंट्रल मेटल एटम की, तो हमें क्या लगाना, नेगेटिव एनायन लगाना पड़ेगा जो उसको सेटिस्फाई करे, और वो नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, वो क्या है उसका आयोनिक स्फीयर होती है। देखिए कहां पर, मैं ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला, इसी एग्जांपल में आपको आयोनिक स्फीयर समझाने की कोशिश करता हूं, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, देखो ये हमारे पास सामने एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमें एक चीज समझनी है कि भैया आयोनिक स्फीयर क्या है। मैंने कहा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर कोई चार्ज होगा। अगर मैं इस K4 को हटाऊं तो देखो एक पोटेशियम क्या देता है,
एक पॉजिटिव देता है, ठीक है। एक पोटेशियम क्या देगा, एक पॉजिटिव देता है, तो 4 जने क्या देंगे, 4 पॉजिटिव देंगे। इसका मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ जाता है, 4 नेगेटिव आ जाता है। समझ में आ रही है क्या बच्चों ये वाली बात? ये लीजिए, तो ये जो 4 नेगेटिव वो साइनाइड को बिलोंग नहीं करता है, ये बिलोंग करता है किसको, इस आयरन को। एंड कैलकुलेशन होती है ऑक्सीडेशन स्टेट या प्राइमरी वैलेंसी की, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट लगभग एक ही बात है। तो यहां पर आप इस आयरन की प्राइमरी वैलेंसी निकालने के बाद आप ये बोलेंगे कि भैया इस सेंट्रल मेटल एटम या फिर आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की तरफ अगर कोई भी आयन बैठा है, कौन बैठा है, आयन, ये K+ है ना, आयन के फॉर्म में तो रहेगा। तो ये जो आयन है इसी को आप क्या बोलोगे, आयोनिक स्फीयर बोलोगे, ठीक है। द आयन आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की तरफ आयन बैठा है उसी आयन को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक स्फीयर बोलते हैं। और एक और इसके साथ में इसका नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है बच्चों, और वो नाम क्या है इसका, वो है इसका काउंटर आयन, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नॉन एज काउंटर आयन, और इसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। तो बच्चों आगे अगर मैं काउंटर आयन वर्ड का नाम लूंगा तो आप समझ जाना कि मैं जो स्क्वायर ब्रैकेट का आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये, इसके बाहर की तरफ जो भी आयन है उसकी मैं बात कर रहा हूं। हियर पोटेशियम इज काउंटर आयन। अब देखो पॉजिटिव काउंटर आयन अगर है बच्चों, पॉजिटिव काउंटर आयन, आयन कहां होता है, शिफ्ट्स टू लेफ्ट, एंड नेगेटिव कहां होगा, टू राइट। किसके, अरे किसके कोऑर्डिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट राइट के अंदर सिचुएटेड होते हैं। तो काउंटर आयन जो है बच्चों, ध्यान देना बहुत ही सिंपल से, काउंटर आयन जो होते हैं वो ही क्या है, आयोनिक स्फीयर हैं। क्या काम कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल इज बीन सेटिस्फाइड बाय दीज आयोनिक स्फीयर्स एंड काउंटर आयंस। आपको बात समझ में आ रही होगी, आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आप ये कहिए कि ये क्या चीज लिखी है, तो जब भी आपको अगर पॉजिटिव काउंटर आयन है, बिल्कुल फिक्स है, जब भी पॉजिटिव काउंटर आयन की बात होगी तो वो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के कहां होगा, पहले लेफ्ट साइड के अंदर होगा। हियर वी आर राइटिंग। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कोबाल्ट का एग्जांपल लिया था, उसमें Cl कहां लिखा था, इस ब्रैकेट के बाहर लिखा था, इधर की तरफ लिखा था। तो अगर कोई नेगेटिव काउंटर आयन है, Cl नेगेटिव होता है तो राइट साइड में लिखा था, पॉजिटिव जैसे K4 पॉजिटिव है तो ये कहां आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। दिस इज द वे टू राइट द काउंटर आयन। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात, आई समझ में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट इसमें देखो और क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब आती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं उनके शेप वगैरह में ये काम में आएगा। ओके देखिए, अरे इसको क्या हो गया आज, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। देखो बच्चों क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, जब भी आप ये कहते हैं कि भैया सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड जुड़ गया है, ठीक है साहब जुड़ गया, किस बॉन्ड से जुड़ेगा, डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा, इसीलिए इसको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि भाई ठीक है, आपने ये वाला एग्जांपल ले लिया, कोबाल्ट के साथ NH3 कितने जुड़े हुए, 6 जुड़े हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया और ये काउंटर आयन Cl- बाहर की तरफ लगा दिया, 3, इतना पढ़ा ना हमने। अब देखो अगर मैं कहता हूं कि भैया इसका स्ट्रक्चर जोड़ के बताइए, तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट से 6 NH3 को जोड़ना है बच्चों। ये लीजिए मैंने क्या किया, 6 NH3 को कुछ ऐसे जोड़ा, फिर अब आपके पास क्वेश्चन जनरेट होगा कि सर ये डिज़ाइन ही आपने क्यों बनाई है, क्यों नहीं आपने इनको जैसे मर्जी आए वैसे लटका दिया चारों तरफ। ऐसा नहीं कर सकते हैं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखो हमने एक स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाई है, ठीक है ना, इस डिज़ाइन को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल।
और ये डिपेंड करता है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी पे, जिस सेकेंडरी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही 6 लोन पेयर देने वाले 6 NH3 यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है कि ये एरो क्या है बच्चों, डेटिव बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। तो देखो अब ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ही क्यों बना, इसका मतलब देखो ये कोबाल्ट है 1 2 3 4 4 NH3 तो क्या है इस एक ही प्लेन के अंदर है, पांचवा कहाँ है कोबाल्ट के ऊपर की तरफ दिस वन, छठा क्या है नीचे की तरफ। अब आप इसको 1 2 3 4 को क्या करोगे, ऐसे ऐसे करके इस वाले NH3 से जोड़ दो तो एक समोसा ऊपर हो गया, 4 साइड वाला ये 2 3 और 4 ऐसा ही नीचे हो गया, टोटल कितनी होगी 4 + 4 8 साइड्स हो गई, उसी को हम क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। हेड्रॉन्स कितने हो गए 8, तो ऑक्टाहेड्रल हो गया, आप लोग पढ़ के आए होंगे शेप्स, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब यही क्यों बना, यही क्यों बना, तो क्या होता है कि जब भी आप लिगेंड्स को सेंट्रल मेटल एटम से जोड़ते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्सन पे जाकर के रुकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप जैसे यहाँ पे धागे से 2 आप मैग्नेट बांध के लटका दीजिए, है ना, हैंगिंग 2 मैग्नेट्स, और उनके दोनों के सेम पोल अगर सामने आ गए, नॉर्थ नॉर्थ सामने आ गए, तो दूसरी दोनों मैग्नेट आपस में दूर दूर हो जाएंगी ना, और एक मैक्सिमम दूरी पर जाकर के रुक जाएंगी। तो इस स्पेस के अंदर इसने क्या किया, अपनी एक शेप बना ली, यहां से धागा इसका इधर और इसका इधर, उल्टा वी बन गया ना। तो ये शेप क्यों बनी, ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द मैग्नेट्स इन द स्पेस, ठीक है। सेम वही है कि इन लिगेंड्स के बीच में ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन ligands they acquire maximum distant position in space so they can feel least repulsion, ठीक है। उन्होंने क्या किया, स्पेस में एक सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर कर ली जिससे क्या हो, इनको कम से कम रिपल्सन लगे, एंड द रिजल्टेंट क्या, द रिजल्टेंट शेप फॉर्म्ड is known as the पॉलीहेड्रा। अरे बच्चों ध्यान दो, पॉलीहेड्रा किसको कहा हमने, इससे इस रिपल्सन से जो स्पेस में एक शेप बन के आया उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रा बोलते हैं। आर यू क्लियर, आई होप कि आप लोग बहुत क्लियर हैं इस चीज के साथ में, ठीक है। तो देखो अगर 6 लिगेंड थे तो एक ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, जैसे टेट्राहेड्रल की मैं बात करता हूं, जैसे ये सेंट्रल मेटल है, ये क्या हुआ टेट्राहेड्रल, मतलब क्या हो जाएगा, 4 लिगेंड हो जाएंगे, ये तो क्या हो जाएगा इनटू द प्लेन हो गया, और ये क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन हो गया। अरे भैया पढ़िए कि नहीं पढ़िए ऐसी शेप, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पढ़िए ना, ये लिगेंड हो गई, लिगेंड हो गया, लिगेंड, दिस इज टेट्राहेड्रल है, 4 वाला हो गया। अच्छा 4 लिगेंड में एक और शेप बन सकती है बच्चों, ध्यान देना, एक और शेप बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है, वो डिपेंड करता है उसके हाइब्रिडाइजेशन पे, आगे पढ़ेंगे हम। एक यहाँ है, 2 3 और 4, चारों ने क्या कर लिया है, स्क्वायर बन गया क्या, देखो बच्चों, यस इट इज स्क्वायर, तो ये क्या है, स्क्वायर प्लानर, ये क्या है, स्क्वायर प्लानर शेप बन गया है। अगर 5 होगा, अगर 5 होते हैं तो क्या बनता है बच्चों, यहाँ 5 पे क्या बन सकती हैं, 2 चीजें बन सकती हैं। 2 चीजें क्या बनेंगी, एक तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है, देखो ये क्या है, 5 के साथ में है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिड हो गया, इसको बोलते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप बोलते हैं इसको, ठीक है। 2 पिरामिड इसके अंदर बन जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितने लिगेंड है, कितना डेंटेड लिगेंड है, उसके बिहाफ पे क्या होता है, ये अलग अलग शेप बनती हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। बोलो बच्चों समझ में आ गई कि नहीं आई बात, ठीक है क्या,
होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ रही है और ये जो शेप हैं यही हमें देखने को मिलेंगी आगे चल के इस चैप्टर में। सो वी विल बी वेरी वेरी फैमिलियर टू दीज शेप्स। ओके, चलो अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं और वो बहुत खास है बच्चों। ये क्या है? बहुत खास टर्म अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, विच इज ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, किसकी निकालेंगे? पहली बात तो देखो वो होगी सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बार बार पूछेगा बच्चों, ध्यान रखना। और उसको निकालने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। आपको एग्जाम्पल देकर के पूछ लेगा कि बताइए इसमें मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। आपको पूछ लेगा कि फलाने फलाने एग्जाम्पल का नाम लिखो, IUPAC नोमेनक्लेचर भी आएगा इसमें, नाम लिखो। तो आपको ये चाहिए कि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है? उसके बाद आप उसका नाम लिख सकते हैं। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्वाइट मैंडेटरी बच्चों। और आप ये देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको काफ़ी जगह काम में आ रही है ना? तो इसका तरीका क्या है निकालने का वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो देखो पहली बात तो ये क्या है, दिस इज द टोटल चार्ज। ये क्या है? टोटल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, या आप लिख सकते हैं इसको सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल लिगेंड्स। सभी लिगेंड्स को अगर हटा देते हैं एंड देयर चार्ज, अगर सभी लिगेंड को और उनके चार्ज को हटा दें तो कौन बचेगा? सेंट्रल एटम बचेगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, और उसमें जो भी चार्ज बचता है वही क्या है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, ठीक है? अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसमें से एग्जाम्पल्स लेकर के आपको समझा देता हूँ। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसमें मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बताता हूँ। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालेंगे? इस सेंट्रल मेटल एटम की निकालेंगे, ठीक है? अब आपको क्या चाहिए? आप देखो बच्चों क्या करना है, जितना भी आपके पास सामने स्पीसीज लिखी हैं, देखो एक तो पोटेशियम लिखा है। पोटेशियम क्या है? यहाँ पे काउंटर आयन है कि नहीं है बच्चों? पोटेशियम क्या है? काउंटर आयन है, ठीक है? उसका चार्ज आपको मालूम होना चाहिए। हमें मालूम है कि पोटेशियम पे +1 होता है, ठीक है? उसमें दूसरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, उसमें क्या है? एक तो मेटल आयरन है और दूसरा क्या है? साइनाइड के 6 लिगेंड हैं, तो उसका चार्ज भी हमें मालूम है। साइनाइड पे -1 होता है एक पे, तो 6 पे 6 माइनस हो गए। अच्छा, इस पे कितना होता है? नहीं बच्चों, इसका तो हमें पता करना है, इसका ही तो पता करना है हमें। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालनी है? मेटल की तो निकालनी है, ठीक है? तो देखो अगर मैं ये कहता हूं कि जब काउंटर आयन आपको दिख जाए क्वेश्चन में, एग्जांपल में, तो पॉजिटिव काउंटर आयन कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में, जहां पे ये आ रहा है। और अगर नेगेटिव काउंटर आयन होगा तो वो इधर की तरफ दिखेगा। तो जब भी काउंटर आयन आता है, ध्यान देना बहुत अच्छे से, बहुत काम की चीज है। जब भी काउंटर आयन एग्जाम्पल में आपको दिखता है तो आप काउंटर आयन समेत सबका चार्ज जोड़ दो। क्या करना है? एड ऑल द चार्ज ऑफ द काउंटर आयन, लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल एटम। और किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास काउंटर आयन होगा, अच्छा काउंटर आयन क्या है? प्राइमरी वैलेंस को सेटिस्फाई करता है ना, आयोनिक वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। और आयोनिक वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा तो भैया अगर ये है, अगर आपके पास नेगेटिव है कहीं पे, वहां पे प्लस आ गया तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया ना, तो 0 हो गया ना चार्ज। इसीलिए तो हमें क्या करना है? सबका चार्ज 0 करना है, क्योंकि यहाँ पे काउंटर आयन बैठा है एंड काउंटर आयन लीड्स टू सेटिस्फाई द चार्ज। समझिए बात को, इसलिए मैं क्या करूंगा? 0। अब देखो काउंटर आयन एक के पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है 1, तो 4 पे कितना हो जाएगा? +4। समझना, ठीक है? प्लस इसका तो हमें पता करना है, तो इसको मैंने लिख दिया x, प्लस साइनाइड पे क्या होता है? -1 होता है। कितने साइनाइड है? 6 है, ये लीजिए। इक्वल्स टू क्या करना है? 0। काउंटर आयन है तो 0 करना है। अब आप देखिए +4 इधर गया, -4, 6 बन जा 6, माइनस का 6 इधर गया, +6, तो +6 - 4 इक्वल्स टू +2। सो ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, x इक्वल्स टू +2। तो यहाँ पे कितनी है? +2। अब मैं इसी को दूसरे तरीके से लिखता हूं बच्चों। कैसे? कि मान लीजिए काउंटर आयन नहीं है,
तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चों देखो काउंटर आयन पे टोटल चार्ज कितना था +4 ना, एक पे +1 तो 4 पे +4, अगर मैं +4 को हटाऊंगा तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अगर काउंटर आयन नहीं है तो ये ऐसा दिखेगा। समझ में आ रही है बात। और जब भी काउंटर आयन नहीं है और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है तो काम तो वही करना है, जितने दिख रहे हैं सबके चार्ज को जोड़ दो, लेकिन बराबर किसके करना है, इक्वल टू द चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, इक्वल टू द चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। बच्चों ध्यान देना, इक्वल टू द चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, यहां पे किसके इक्वल क्या, इक्वल टू द चार्ज ऑफ होल मॉलिक्यूल, होल कंपाउंड। और उस पे तो 0 है ना बच्चों, इसका तो -4 था, इसका +4 है, 0 है। यस, वी आर पुटिंग 0। यहां पे किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो काउंटर आयन नहीं है तो इसका x हो गया प्लस एक साइनाइड का -1, 6 है, -6 इक्वल्स टू व्हाट, 0। सही है क्या, नहीं, अरे काउंटर आयन नहीं दिख रहा है, देखो कोई भी, तो -4 इसके चार्ज के बराबर। आर यू क्लियर। देखो x इक्वल्स टू, ये माइनस का क्या है 6, इधर जाएगा तो +6, तो +6 - 4 इक्वल्स टू +2। आंसर इज सेम, यस, ऑब्वियसली सेम ही आने वाला है। बोलो बच्चों समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है। चलो अभी मैं नेक्स्ट देखता हूँ। अभी जो हमने लिया था मैं उसी की बात करता हूँ, CONH3 NH3 क्या है बच्चों, लिगेंड है। और देखो अब इसमें आपको लिगेंड का चार्ज भी तो पता होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए ना। लिगेंड का चार्ज आपको यहाँ -1 पता था, जब भी तो आपने ये पुट किया। अगर ये नहीं मालूम होगा तो फिर तो पंगा हो जाना है। तो इसके लिए आपको हम क्या बात करेंगे, लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। तो आगे चल करके आप एक दो जो मैं बता रहा हूं उनको याद रख लो, बाकी मैं पूरी लिस्ट लिखाऊंगा। आपको बहुत सारा धाम धूम करना है इसमें, चैप्टर बहुत मजेदार है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो काउंटर आयन है क्या बच्चों, यस इट इज प्रेजेंट। तो हमें टोटल चार्ज किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। जोड़ दो, कोबाल्ट का तो हमें पता ही करना है x। NH3 अमोनिया, अरे इसमें कोई चार्ज देखने को मिलता है क्या आपको, अमोनिया तो ऐसा दिखता है बिना कोई चार्ज के, ऐसे लोन पेयर बैठा रहता है। तो चार्ज क्या है, 0। कितने अमोनिया है, 6, 1 का 0 तो 6 का भी 0 रहेगा। प्लस इस Cl का कितना होता है बच्चों, -1 होता है ना। Cl कितने हैं, 3 है, ये लीजिए, इक्वल्स टू 0 करना है। अच्छा देखो यहाँ पे काउंटर आयन पॉजिटिव था तो किस साइड में आया, लेफ्ट साइड में आया। यहाँ देखो नेगेटिव था, राइट साइड में आ गया। यही तो चीज मैंने बोली थी। यहाँ x निकालो बच्चों, क्या है, ये तो 0 हो गया, ये -3 इधर जाएगा तो +3, तो x इक्वल्स टू +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3। अच्छा इसी को मैं क्या करता हूँ, बिना काउंटर आयन की बात करता हूँ। तो CONH3 ठीक है। और मैंने देखो Cl पे क्या होता है, -1 होता है। तो Cl को अगर कितना Cl है, -3 हो जाएगा ना टोटल। तो इसको -3 को हटाऊंगा तो इस पे क्या आ जाएगा, +4 हो गया। काउंटर आयन के बिना, काउंटर आयन के बिना हो गया। अब देखो इसका पता करना है, x प्लस NH3 का कितना होता है, 0 × 6, ठीक है। आगे कोई है क्या ऐड करने के लिए, नहीं है। तो इक्वल किसके करूं, जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है उसके। तो देखो x ये तो 0 हो गया, सीधा सीधा ही क्या हो गया, +4 ना। समझ में आ रही क्या बात। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट का टोटल चार्ज +4 है। तो किस किस का चार्ज है इसमें, जो बैठे उनका चार्ज है। इसमें बैठे हुए लिगेंड तो 0, तो बच्चा किसका, कोबाल्ट का ही तो है ये +4, इसीलिए तो डायरेक्ट x इक्वल्स टू +4 वी आर गेटिंग, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो आपको ऐसा तो कभी नहीं पूछेगा, ऐसे क्या है, आपको बुक में आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई जाएंगी कि पहले ये करो और फिर ये करो और फिर वो करो और फलाना ढिमकाना। आप तो डायरेक्ट सीखो, आपको ये नहीं पूछेगा कहीं पे भी कि भैया इसके स्टेप्स बताओ, नहीं पूछेगा, क्योंकि इस चैप्टर में इतने बहुत सारे क्वेश्चन है पूछने के लिए कि उसको समय नहीं मिलेगा, काम ही जगह नहीं मिलेगी कि आपसे पूछे कि भैया इसके स्टेप्स क्या है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप टेंशन ना लें, आपको स्टेप्स नहीं पूछेगा। और पूछता भी तो हमने बता दिया ना, पहले क्या करना है फिर क्या करना है ना, ठीक है। चलो अब अपन आगे बात करते हैं, एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ये लिया मैंने पोटेशियम, प्लैटिनम, ठीक है। एग्जाम्पल देख रहा हूं मैं, Cl3 और एक NH3। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं बच्चों, बहुत सारी चीजें। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो देखो टर्मिनोलॉजी जो हमने पढ़ी अभी तक,
ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, इसी को आपने कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोला था। इसके बाहर क्या है, ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन है, इसी को हमने क्या बोला है, आयोनिक स्फीयर बोला हुआ है, ठीक है ना, आयोनिक स्फीयर बोला हुआ है। इसके अंदर जो बैठे हैं वो कौन कौन है, प्लेटिनम तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, एटम मेटल है ना इसलिए, और इसके साथ में कौन है, 3 तो Cl के लिगेंड क्लोराइड लिगेंड है, और एक क्या है, अमोनिया NH3 लिगेंड है ना, ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हमें किसकी निकालनी है, प्लेटिनम की निकालनी है। देखो प्लेटिनम के साथ टोटल कितने लोन पेयर देने वाले बैठे हैं, देखो Cl भी एक लोन पेयर देता है, तो कितने Cl है, 3, ठीक है ना, 3 Cl है, और तीनों Cl एक एक देंगे तो 3 लोन पेयर तो यहाँ से आ गए, और एक NH3 एक लोन पेयर देता है तो NH3 एक ही है, तो टोटल कितने लोन पेयर है, 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया ना टोटल लोन पेयर। समझ में आ रही है बात, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या हो गई, 4 हो गई। समझ में आ रहा है सब कुछ है, या ऐसे ही हवा में ही ताम झाम चल रहा है, समझिए चीज को, ठीक है। चलो अब देखो काउंटर आयन के साथ में एग्जांपल है, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए सबको ऐड करेंगे। के क्या होता है, +1 होता है, यस +1, प्लस प्लेटिनम को हमें पता करना है x, प्लस Cl पे -1 होता है, कितने Cl है, 3, ठीक है, प्लस अमोनिया पे क्या होता है, 0, इक्वल्स टू किसके कर दूं मैं, 0, क्योंकि काउंटर आयन है तो सारा चार्ज बैलेंस है इसलिए मैंने 0 कर दिया। देखो x इक्वल्स टू +1 इधर गया तो -1, ये क्या है, -3 इधर गया तो +1, तो सॉरी +3 और -1, +3 -1 तो +2। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ प्लेटिनम का कितना है बच्चों, +2 है। देखो मैं इस काउंटर आयन को हटा देता हूँ, काउंटर आयन को अगर मैं हटाता हूं तो मेरे पास कैसी सिचुएशन जनरेट होती है, ये +1 था तो इसको मैं हटाऊंगा तो इसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ गया, -1 आ गया। अब देखो सबको लिख दो, x इसका प्लेटिनम का चार्ज, Cl का क्या है -3 है ना, टोटल -3 हो जाएगा, प्लस इस NH3 का 0 इक्वल्स टू क्या करूं मैं, -1 करूं ना, क्योंकि काउंटर आयन नहीं है तो मैं किसके इक्वल करूंगा, जो चार्ज कॉम्प्लेक्स पे उसके इक्वल करूंगा। तो x विल बी इक्वल्स टू -3 को इधर लेके तो +3 और +3 और ये -1 क्या हो जाएगा, +2। अगेन वी आर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इज +2। अब बच्चों ये हुआ हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का टर्म, और अब आगे जब अपन नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे बच्चों तो भी हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको निकालने का तरीका हम वहाँ पे वापस से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि नाम लिखने से पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलो पॉज करके इनको लिख लेना, समझ लेना। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम लिगेंड और उनकी लिस्ट पे चलेंगे कि भैया किस लिगेंड में कितने लोन पेयर देने की ताकत है, उसकी डेंटिसिटी क्या है, पॉलीडेंटिसिटी क्या होती है ना, उस पर चार्ज कैसा है, ठीक है, कौन बाइडेंटेड कौन यूनिडेंटेड है, समझ रहे हैं। तो चलो अब मैं आपको देता हूँ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो बच्चों अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था, क्या लिखा था कि प्लेटिनम Cl3, मैं इसको कर दूं 4, एक Cl बाहर, ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। एक मिनट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1 -4 5, ये तो गड़बड़ है। ठीक है, लेट मी चेंज कोबाल्ट NH3 6 Cl3, ठीक है। और एक एग्जांपल मैंने लिया CO NH3 5 टाइम्स Cl2, ठीक है। अब देखो काउंटर आयन है, नेगेटिव बाहर की तरफ है, सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या है NH3 लिगेंड है, कितने हैं 6।
यहाँ देखो लिगेंड सारे एक जैसे हैं, 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हैं, है कि नहीं है? यहाँ पे देखो 5 लिगेंड तो अमोनिया है और 1 लिगेंड कौन है? Cl है, ठीक है। तो जब भी व्हेन लिगेंड्स आर ऑफ सेम टाइप, जब लिगेंड्स क्या होते हैं? सेम टाइप्स होते हैं, देन इट इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और लिगेंड्स क्या हो? लिगेंड्स व्हेन लिगेंड्स आर डिफरेंट, जब लिगेंड्स क्या हो? डिफरेंट, देन इट इज हेट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही है क्या बात? तो हेट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर, यह है कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर लिगेंड्स एक से ज़्यादा टाइप के हों। एक तो क्या है? अमोनिया, और एक क्या है? Cl, एक से ज़्यादा टाइप के हैं। तो ये क्या है? हेट्रोलैप्टिक, और ये क्या है? होमोलैप्टिक, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? सेम है, अमोनिया ही है, ठीक है। या आप कॉम्प्लेक्स के टाइप भी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है क्या? चलो ठीक है, तो ये हुआ टर्मिनोलॉजी। इसके बाद में हम बात करेंगे लिगेंड, उसके टाइप्स और नोमेनक्लेचर के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडी, बी एट होम, वी विल मीट वेरी अर्ली इन द ऑफलाइन क्लासेस। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल, एंड तब तक अपन ऑनलाइन से मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।